नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी चल रही है भाग्य लक्ष्मी और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि वो पार्ट आपको पढ़ने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप दोनों पार्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद ये पार्ट शुरू कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अब तक की स्टोरी में क्या हुआ। भाग्य लक्ष्मी की शादी दीपक के साथ हो जाती है और उनके एक बच्चा भी होता है। इसी बीच दीपक रश्मि से मोहब्बत करने लगता है, जो कि पहले भी करता था, परंतु रश्मि बीच में उसको छोड़कर चली जाती है। फिर रश्मि से वो एक बेटी पैदा होती है। रश्मि उसके पास जब आती है तो ऑलरेडी एक बेटी अपने साथ लेकर आती है। फिर जब ये बात भाग्य लक्ष्मी को पता चलती है तो वो अपने बेटे को लेकर के अपने पीहर आ जाती है और वहीं अपने पीहर में रहती है। अब रश्मि दीपक को छोड़कर भी किसी दूसरे रईस आदमी के पास चली जाती है और उसके बाद दीपक को भाग्य लक्ष्मी की याद आती है और वो भाग्य लक्ष्मी को से माफ़ी मांगने जाता है, जबकि वो उसे माफ़ करने से मना कर देती है। उसके बाद जो रश्मि के अपने साथ बेटी लेकर के आई थी उसकी शादी हो जाती है। अब जानते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए इस कहानी को अब हम स्टार्ट करते हैं। इधर कुछ दिनों से दीपक की तबीयत खराब रहने लगी थी। अब दीपक को परी की चिंता सताने लगी, कहीं उसे कुछ हो गया तो परी का क्या होगा। और उसने उसके लिए योग्य घर और वर की तलाश शुरू कर दी। वो सब कैसे भी परी की ज़िंदगी खुशहाल और बसी हुई देखना चाहता था, भले ही इसके लिए कितना भी धन व्यय करना पड़े। वैसे भी दीपक का जो भी था वह सब परी का ही तो था, क्योंकि उसकी बार बार कोशिशों के बावजूद भी भाग्य लक्ष्मी ने वापस आने से मना कर दिया था और विराट भी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। पर फिर भी दीपक ने हार नहीं मानी थी। वह महीने में एक बार जरूर भाग्य लक्ष्मी से मिलने जाता और बैठा बैठा वापस चला जाता। भले ही वह उसकी ओर एक नज़र उठाकर भी ना देखती, पर फिर भी वह हिम्मत न हारता था और उसे मनाने के लिए हर संभव प्रयास करता। विराट अब इंजीनियर बन चुका था और रेलवे में अच्छे पद पर पहुंच गया था। भाग्य लक्ष्मी का समय बदल चुका था। अब वह किसी पर भी आश्रित नहीं थी। निर्भर तो वह पहले भी नहीं थी, वह अब तो अपने पैरों पर खड़ी थी, पर अब उसे सिलाई बुनाई का काम करने की भी आवश्यकता नहीं थी। विराट ने उसका सिर ऊंचा कर दिया था और इस खुशी ने दीपक के दिए हर दर्द पर मलहम लगा दिए थे। विराट भाग्य लक्ष्मी का बहुत सम्मान करता था। उसमें एक अच्छा पुत्र होने के हर एक गुण मौजूद थे। साथ ही वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था, जो औरतों का सम्मान करता था। भाग्य लक्ष्मी विराट की उन्नति से बहुत खुश थी और कोशिश में थी कि जल्दी से जल्द विराट का घर भी बस जाए। इधर दीपक ने पैसे और पहुंच के दम पर परी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी, पर उन लोगों की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ दीपक की दौलत पर थी। इसी कारण उन्होंने अपाहिज परी को अपनाया था। वह जैसे तैसे करके दीपक से हर समय पैसे ऐंठते रहते और दीपक उनकी हर इच्छा पूरी करता रहता अपनी बेटी परी की खातिर। पर कहते हैं ना, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और माँ बाप के पापों का फल उनकी संतान को ही चुकाना होता है। इतना सब होने के बावजूद परी को रोज ही न सिर्फ अपने कमजोर पैर के कारण, बल्कि रश्मि और दीपक की चरित्रहीनता के कारण ताने सुनने पड़ते। परी किसी तरह अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करती, पर जैसे सब उसके हाथ से निकलता जा रहा था और उसका पति उसे धोखा दे किसी और के साथ गृहस्थी बसाने की चाह में था। फिर जैसे ही उन लोगों को एहसास हुआ कि अब दीपक ज़्यादा कुछ देने लायक नहीं है, तो उन्होंने परी को वापस मायके भेज दिया और तलाक के कागज़ भी भेज दिए। यह सदमा दीपक के लिए बहुत बड़ा था। वह यह सहन न कर सका और अधिक बीमार रहने लगा। परी ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, पर संतान का दुख एक ऐसा दुख होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। दीपक एक और परी के भविष्य को लेकर परेशान था, तो दूसरी ओर विराट के लिए उसकी आत्मा आसक्त होती जा रही थी। वो अब विराट के लिए जी रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वो सिर्फ विराट को चाहता था, विराट की माफ़ी और पिता का दर्जा, जैसे दीपक के जीवन का मकसद बन गया था। पर सारे प्रयास विफल हो रहे थे। कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना ही होता है, और फिर दीपक ने जो किया वो किसी भी सूरत में माफ़ी के योग्य नहीं था। दीपक अभी भी भाग्य लक्ष्मी के पास जाता था। हालांकि भाग्य लक्ष्मी ने अब उसे माफ़ कर दिया था, पर वह उसके साथ वापस आने को हरगिज तैयार नहीं थी। आखिर यह उसके आत्मसम्मान की बात थी। पर अब इतना था कि जब कभी दीपक आता तो भाग्य लक्ष्मी के घर से अपमानित होकर नहीं जाता। विराट भी अब थोड़ा बहुत दीपक से बातचीत कर लेता था। हालांकि उसने
अभी उसे पिता का दर्जा नहीं दिया था। माफ़ी दी या नहीं कोई नहीं जानता था। भाग्यलक्ष्मी को परी को लेकर थोड़ा नरम थी, पर समझती थी कि इस सब में उस मासूम की कोई गलती नहीं है और वैसे भी वह अपनी ज़िंदगी से परेशान है, अपाहिज है। परी की भाग्यलक्ष्मी के हृदय में एक खास जगह थी। आखिर परी और भाग्यलक्ष्मी की किस्मत भी तो लगभग एक सी ही थी। कभी-कभी जब दीपक परी को भी भाग्यलक्ष्मी के घर लेकर आता, अक्सर ही भाग्यलक्ष्मी परी को अपने पास रोक लेती थी। परी भी भाग्यलक्ष्मी को बिल्कुल माँ के जैसा ही स्नेह देती थी, पर विराट परी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। कहीं न कहीं वह परी को उसकी माँ से जोड़कर देखता था, जिसके कारण भाग्यलक्ष्मी ने इतनी तकलीफ़ें सही। समय अपनी रफ्तार से बढ़ चला। अब विराट और भाग्यलक्ष्मी ने अपना खुद का अलग घर ले लिया था और वो वहाँ रहने लगे थे। एक दिन परी का फ़ोन आया भाग्यलक्ष्मी के पास। आंटी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ और विराट भैया को भी ले आओ। पता नहीं कब क्या हो जाए, परी ने रोते हुए बोला और फ़ोन रख दिया। भाग्यलक्ष्मी कसम-कस में आ गई। वह कैसे जाए उस घर में वापस, जहाँ पर कभी न जाने की कसम खाई थी, जहाँ उसे धोखा और बेवफ़ाई मिली। क्या उसे वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लेकिन अगर वह वापस नहीं गई तो ये गलत होगा। आखिर दीपक ने पश्चाताप कर लिया था और वह उसे माफ़ भी कर चुकी थी। अब विराट को जो उसके पिता के लिए कर्तव्य उन्हें पूरे करने चाहिए, वो कैसे रोक सकती है एक पिता को पुत्र से मिलने से? और वो भी उस समय जब शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो यूँ तड़पते हुए नहीं देख सकती दीपक को, अगर वो यूँ ही चला गया तो उसकी आत्मा भी को भी शांति नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जो उन्होंने मेरे साथ किया, अपमान, वो दर्द कैसे भूल जाऊँ? कैसे चली जाऊँ उस घर में? भाग्यलक्ष्मी मन ही मन सोचने लगी। दिल और दिमाग में जंग छिड़ी थी, क्या करे क्या नहीं। भाग्यलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी। तभी विराट घर आया और भाग्यलक्ष्मी ने विराट की ओर देखा। आंखों से अश्रु बह रहे थे। क्या हुआ माँ? विराट ने दौड़कर भाग्यलक्ष्मी को थाम लिया। दीपक बीमार है, परी का फ़ोन आया था, भाग्यलक्ष्मी बोली। हमें उनसे क्या, वो जिए या मरे? विराट कठोरता से बोला। लेकिन इस समय? भाग्यलक्ष्मी ने बोलना चाहा। इस समय क्या? जब उन्होंने हमारा नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? विराट बोला और कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। दीपक के बीमार होने की खबर से भाग्यलक्ष्मी बेचैन हो उठी। हालांकि अब उसका दीपक के साथ दिल का कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी कुछ तो ऐसा था जो भाग्यलक्ष्मी को परेशान कर रहा था। आखिर एक समय था जब भाग्यलक्ष्मी दीपक को बेहद चाहती थी। आज वो क्या करे क्या ना करे, जाए या ना जाए, और जाए तो भी कैसे जाए उस घर में? और विराट भी तो तैयार नहीं है जाने के लिए, अन्यथा वह सिर्फ विराट को ही भेज देती अपने पुत्र के फर्ज को निभाने के लिए। कहीं दीपक को कुछ हो न जाए, इसी सोच के साथ भाग्यलक्ष्मी रात भर करवटें बदलती रही और बेचैन रही। सुबह उठते ही वह विराट के लिए खाना बनाने लगी। विराट ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो भाग्यलक्ष्मी ने हिम्मत करके उससे कहा, विराट, तुम दीपक से मिलने चले जाओ। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम हर बार वही बात करती हो? जब मैंने तुमसे रात को भी कहा था कि मुझे उस इंसान से कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम कोई मतलब रखो, फिर क्यों तुम परेशान हो? उसका जीवन वो जाने, उन्हें ही भोगना होगा। विराट बोला। तुम सही कह रहे हो बेटा, पर तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य हैं। आखिर वह तुम्हारे पिता हैं। भाग्यलक्ष्मी बोली। कैसे पिता? कहाँ के पिता? जिसने मेरी माँ की गर्भावस्था के दौरान किसी दूसरी औरत से संबंध रखे और उस औरत के लिए हमें छोड़ दिया, वह मेरे पिता कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ और सिर्फ परी के ही पिता हैं, मेरे नहीं। मुझे उनसे और परी से कोई रिश्ता नहीं रखना। विराट बोला। बेटा, तुम्हारे नाम मानने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। दीपक तुम्हारा पिता है और हमेशा रहेंगे। ठीक उसी तरह परी तुम्हारी बहन है। तुम्हारे मना करने से रिश्ते नहीं टूट जाएगा। वह तुम्हारी बहन है और हमेशा रहेगी, भले ही सौतेली ही क्यों ना हो। भाग्यलक्ष्मी बोली। मैं नहीं मानता इन बेकार के रिश्तों को। और माँ, तुम भी इस तरीके की बातों को सोचकर परेशान मत हो, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। विराट ने भाग्यलक्ष्मी के कंधों पर हाथ रखकर कहा। तुम कैसे भूल सकती हो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया? तुम कैसे भूल सकती हो किन कठिनाइयों के साथ तुमने मुझे पाला है, किन कठिनाइयों से जीवन निकाला है?
तुम किस तरह से उन्हें माफ़ कर सकती हो? विराट बोला, बेटा तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर कोई एक इंसान गलत है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी गलत हो जाएं। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। जब हमें उनकी ज़रूरत थी उन्होंने छोड़ दिया। आज अगर हम उन्हें भी मरता हुआ छोड़ देंगे तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रहा। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बेटे की तुलना दीपक से हो। भाग्यलक्ष्मी ने विराट को समझाया, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे अंदर मेरे संस्कार हैं और तुम एक बेटा होने के नाते, ना सही इंसान होने के नाते एक मरते हुए इंसान के लिए इतना तो कर ही सकते हो जिससे उसकी मौत आसान हो जाए और वह आराम से जा सके। भाग्यलक्ष्मी ने विराट को समझाया, चाहे कितने भी तर्क दे लो मैं नहीं जाऊंगा, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। विराट बोला, ठीक है तो फिर मैं अकेली चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। वहाँ परी अकेली है, दुखी है, परेशान है। दीपक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ जो उन लोगों को इस हाल में छोड़ दूँ, और मैं उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ, भाग्यलक्ष्मी बोली और बाहर निकल गई। बाहर जाकर दीपक के घर जाने के लिए ऑटो में बैठी ही थी कि विराट आकर बैठ गया। तुम मुझे हमेशा मजबूर कर देती हो, चलो भैया, ऑटो वाले से विराट ने कहा और चल दिए। घर के अंदर भीड़ लगी हुई थी। भाग्यलक्ष्मी का दिल बैठ गया। कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी, भाग्यलक्ष्मी ने मन ही मन सोचा और उतरकर घर की तरफ चली। विराट भी उसके पीछे पीछे चल दिया। चारपाई पर दीपक पड़ा हुआ था, निस्तेज, बहुत ही कमजोर। पास ही बैठी परी उसका हाथ थामे रो रही थी। भाग्यलक्ष्मी ने जाकर परी के सर पर हाथ रखा। माँ, परी रोकर भाग्यलक्ष्मी से लिपट गई। माँ, तुम आ गई? परी ने भाग्यलक्ष्मी से कहा तो भाग्यलक्ष्मी की आंखों में भी आंसू बह चले। कल शाम से पापा बहुत बीमार हैं। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, पता नहीं किस इंतजार में है। शायद आप और भैया को देखने के लिए ही इनकी सांसें रुकी हुई हैं, परी बोली। दीपक का हाल देखकर विराट का भी दिल पसीज गया। विराट आगे आया और उसने दीपक के पास बैठकर उनके माथे पर हाथ रखा। दीपक ने आंखें खोल विराट को देखा। उसे देख मानो उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने अंतिम सांस ली। भाग्यलक्ष्मी ने परी को संभाला। अंतिम संस्कार और सारे क्रियाक्रम करके भाग्यलक्ष्मी और विराट वापस चल दिए। तभी भाग्यलक्ष्मी की नज़र परी पर पड़ी। उदास दुखी एक कोने में बैठी परी को देखकर भाग्यलक्ष्मी का दिल पिघल गया। इसका क्या दोष, फिर ये क्यों सही? भाग्यलक्ष्मी मन ही मन बोली और वह भूल गई कि वह रश्मि की बेटी है। भाग्यलक्ष्मी ने परी का हाथ पकड़कर उठाया। चलो बेटा, घर चलो, भाग्यलक्ष्मी बोली। विराट ने माँ की ओर देखा, पर वह जानता था कि उसकी माँ जो सही है वही करती है। उसने जो एक बार तय कर लिया तो फिर कभी नहीं मानेगी। विराट ने एक बैग में परी का सामान डाला और बोला, चलो परी, भैया मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। परी ने दुखी होकर कहा, वैसे भी मेरी माँ और पिताजी की वजह से आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे कारण भी परेशान हो। परी बोली, भैया भी कहती हो और साथ ले जाने का हक भी नहीं देती। बहन भाई में कैसी परेशानी? जब तक पापा थे तो तुम्हारे साथ थे, पापा ना रहते तो मेरी जिम्मेदारी हो। और मैं नहीं मानता कि तुम किसी रश्मि की बेटी हो। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आज मेरी माँ ने तुम्हें अपनाया है तो मेरे लिए तुम भाग्यलक्ष्मी की ही बेटी हो और हमेशा रहोगी। अगर तुम हमें अपना मानती हो तो हमारे साथ चलो, विराट बोला। परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह भाग्यलक्ष्मी के सीने से लग गई। भाग्यलक्ष्मी, परी और विराट अपने घर की ओर चल दिए, दीपक के घर को छोड़कर। दीपक की आत्मा शांति पा चुकी थी और भाग्यलक्ष्मी अपना पूरा परिवार। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और यदि कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।